हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने इंडिकेटर्स के बारे में देखा था और बहुत बेसिक से आपको है ना बहुत एडवांस लेवल की आपको नॉलेज दी गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियोस काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार मेरे वीडियोज़ पर बनाए रखिएगा। दूसरी बात है ना कि सर हम लोग जो इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे है ना, तो कुछ मैं आपका स्टार्टिंग के 2 मिनट लूँगा है ना। तो पहले मैं रिवीजन करवा दूँ कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था है ना। एक समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको थोड़ा फास्टली समझाने की कोशिश करूँगा। हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। तो मैंने क्या बोला था सर कि इंडिकेटर्स किसको कहते हैं। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होता है ना, जो इंडिकेट करता है या स्पेसिफाई करता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। और ऑल्सो ये भी हम लोग देखे थे कि उसके कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं जब सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक एंड वाइस वर्सा, जो बेसिक टू एसिडिक देखे थे। इसलिए आप लोग को जो इंडिकेटर्स पढ़ना है वो दरअसल एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था कि हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर था जिसको हमने कहा था कि पर्पल कलर, ठीक है ना, तो वो न्यूट्रल मीडियम में क्या था दोस्तों, पर्पल का पर्पल ही रह गया था। एसिडिक मीडियम में आपने देखा था कि एसिडिक मीडियम में उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया था, जबकि बेसिक मीडियम में आपने देखा था कि उसका कलर क्या था दोस्तों, ब्लू था। दूसरा जो इंडिकेटर पढ़ा था हमने वो पढ़ा था फेनोपेथाइलिन के बारे में, है ना। तो फेनोपेथाइलिन देखे थे कि सर न्यूट्रल मीडियम में ये कलरलेस था, एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस था, लेकिन बेसिक मीडियम में जो है फेनोपेथाइलिन का कलर जो था दोस्तों वो कैसा था, पिंक हो गया था। नहीं, आप लोग को याद आ रहा होगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे मिथाइल ऑरेंज के बारे में, जो कि हमने देखा था कि जो मिथाइल ऑरेंज है न्यूट्रल मीडियम में जो है ये ऑरेंज का ऑरेंज ही रहा था, एसिडिक में ये चेंज हुआ था आपका रेड में, जबकि बेसिक में आपने देखा था कि ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाया था आपको वो था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है ना, जो स्मेल के थ्रू भी हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो सब्सटेंस है इसमें एसिडिक बिहेवियर है या इस सब्सटेंस में बेसिक बिहेवियर है, ठीक है ना। अब आइए उसी सिलसिले को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज का हेडिंग दीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। क्या देंगे दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो सारे स्टूडेंट अब लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड। तो एसिड का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले एसिड जो होता है ना दोस्तों वो टर्न्स करता है। क्या टर्न्स करता है सर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चाहिए लास्ट में लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए कि एसिड हैव सावर इन टेस्ट। तो एसिड आर सावर इन टेस्ट लिख दीजिए। तो एसिड आर सावर इन टेस्ट। दूसरा प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कि एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयंस, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा था कि एसिड के डेफिनेशन में ही बोला गया था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन देता है। तीसरा लिखेंगे कि एसिड जो होता है ना सर, एसिड टर्न्स TURNS टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। या फिर आप सिंपली यहाँ पे ही लिख सकते हैं, है ना, कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। उसके बाद आपने देखा था कि फेनोलपेथाइलिन इनटू, तो फेनोलपेथाइलिन का किस चेंज में हुआ था दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि ये कलरलेस हुआ था एसिडिक सॉल्यूशन में। कलरलेस
एंड मिथाइल ऑरेंज को, है ना, मिथाइल ऑरेंज को इनटू आपका था रेड में। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, इस 3 प्रॉपर्टीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रॉपर्टीज़ है कि सर एसिड जो होता है वो सावर इन टेस्ट होता है। दूसरा है कि एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर मैंने क्यों बोला कि एसिड का मतलब ये नहीं बोलेगा कि सावर इन टेस्ट। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। हमने बोला था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो ठीक है ना दोस्तों। जबकि आपको मैंने बोला था कि ये इसका एसिड का डिफिनेशन नहीं है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो अब आप अगर मेरे साथ सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे होंगे ना, तो एक एक करके पत्ते खुलते चले जा रहे होंगे, ठीक है ना। और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर कितना, है ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, है ना। और जो लड़के अगर मुझे सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो करते भी आ रहे होंगे ना, तो उनको बहुत मज़ा आएगा आने वाले समय में, है ना। अब देखिए, क्योंकि अब आपका सिलेबस एकदम जोड़ पकड़ चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे ही ख़त्म होगा, हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे और फिर धुआं उड़ाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखे थे कि एसिड जो होता है ना सर, वो ब्लू लिटमस को किस में बदलता है, रेड में। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है MCQ में, मैं बार बार करता हूँ। और एसिड फेनोपेथालीन का कलर जो होता है वो एसिड सॉल्यूशन में किस में करता है दोस्तों, तो आप बोले थे कलरलेस में। जबकि मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में क्या करता है, रेड में बदलता है, ठीक है। तो एसिड का काम है ब्लू लिटमस को रेड में बदलना, फेनोपेथालीन को कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज को रेड में। ये इसका 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखना, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए, है ना। मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करता चलो, आपका वीडियो का लेंथ लंबा ना जाए, ठीक है दोस्तों। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड देखेंगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। सर हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड। अब देखिए, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से। इसलिए आप लोग का पूरा कमांड होना चाहिए कि कब कोई एसिड अगर किससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है और क्या नहीं बनाता है। इसके लिए मैं अभी स्टार मार्क जो कर रहा हूँ ना, वो आप हमेशा याद रखेंगे, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ स्ट्रक्चर। और ये है आपको याद रखना, जिसको मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना। कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, बस अगर ये आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, है ना। सारे का आप स्ट्रक्चर याद रखोगे बढ़िया से, है ना। तो जहाँ भी मैं आपको ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको घेर रहा हूँ ना, आपको बस वो याद रखना चाहिए। बाकी कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर सिर्फ याद रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। एक मिनट रुको, है ना, आप ही सोच रहे होंगे। तो देखो, अब जो है आप सारे स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे ऑफलाइन के हों चाहे वो ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं, है ना, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप लोग जो है मेरा बेसिक केमिस्ट्री को खंगालिए और प्लेलिस्ट में जाइए। सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना है, बेसिक केमिस्ट्री का वहाँ पे आपको 8 से 7 लेक्चर मिलेगा। वो 7 से 8 लेक्चर अगर आपको कंठस्थ है, तो अब आपको मैं बताऊँगा कि मैंने क्यों बोला था आपको कि जो लड़का को ये 7 से 8 बेसिक लेक्चर अगर मुँह जवानी उसको अगर रटा हुआ है, याद है, ठीक ना, ढंग से अगर पढ़ लिया, तो उसको पूरे केमिस्ट्री में 11th में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 10th में तो मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो आपका एक ढांचा है, एक बुनियाद है जो आपको केमिस्ट्री में अगर आपको स्ट्रांग बनना है
बहुत अच्छा लोगों से, भीड़ से अलग होना है, तो आपको वो बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर को जाइए, उसको बढ़िया से याद कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको रेडिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। रेडिकल्स के बारे में बता रखा है, वैलेंसी के बारे में बता रखा है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको आती होगी तो अब आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब आइए क्यों बोल रहा हूँ, अब आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ ना तो थोड़ा आप देखते होंगे कि काफ़ी मैं स्लो लेवल से ले चलता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, हर बच्चा तेज़ नहीं होता है और हर बच्चा एवरेज भी नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, और कमज़ोरी बस स्कूल के नतीजों की वजह से, स्कूल के टीचर की वजह से, है ना। क्योंकि स्कूल के टीचर ढंग से अगर पढ़ाते तो हमारे जैसे लड़कों को क्या कम ज़रूरत था, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले, है ना सर, हमको पढ़ना है एक्शन विथ मेटल्स, मतलब कि कोई जब एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। आपको स्ट्रक्चर क्या याद रखना है कि व्हेनेवर एन एसिड, एंड और एसिड में भी कौन सा एसिड दोस्तों, तो याद रखिएगा डाइल्यूट एसिड। आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एसिड जो होता है सर, है ना, वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए, डाइल्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का मिलाना किसी चीज़ में डाइल्यूटेड फॉर्म में। कहने का मतलब कि डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड को कहेंगे जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो और एसिड का कंटेंट कम हो। तो बताइए वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, मिलावट की है तो वीक एसिड होगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब उसमें वाटर का कंटेंट, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा, एसिड की अपेक्षा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो वो ऐसा डाइल्यूट एसिड वीक एसिड कहते हैं। तो हम लोग सब पढ़ेंगे कि सर डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होता है, वीक क्या होता है, स्ट्रांग क्या होता है। आप बस मेरे पे विश्वास रखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बस वैसे पढ़ते चलिए। याद रखिएगा, नौसिखिया इंसान से आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले कोई भी अगर एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको स्ट्रक्चर क्या याद रखना है सर, मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा, मेटल का ही सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हमेशा एकदम कंठ पे बैठा रखिए। पूरा अगर कभी भी केमिस्ट्री आपको रिवीजन करना है ना, बस आप स्ट्रक्चर पे कमांड कीजिए, आपका सारा सवाल उड़ाते चलेंगे हम लोग। कैसे, देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए जिंक है, ये S लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। तो जिंक का रिएक्शन हमको करवाना है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब सर यहाँ पे ये जिंक क्या है, तो आप बोलेंगे मेटल है, और H2SO4 क्या है, एसिड है। तो हम जानते हैं सर कि इस मेटल का ही, इस जिंक का ही सॉल्ट बनेगा। अब जो लड़के, है ना, मेरा बेसिक नहीं देखे हैं, है ना, उनको भाई दिक्कत होगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो आप सबसे पहले, हमको मालूम है सर हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो आप H2 सब में लिखते चले, सभी जगह आप H2 लिख, हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा तीनों केस में। अब बचा सर कि मेटल का सॉल्ट कैसे बना है। तो आप बताइए इस H2SO4 में कौन सा रेडिकल छुपा हुआ है, तो आप बोलेंगे सल्फेट, है ना, SO4। अब बताइए जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप बोलेंगे +2। सल्फेट का वैलेंसी डाइवैलेंट है ना दोस्तों, निगेटिव रेडिकल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, क्यों, +2 -2। अगर सेम वैल्यू रहता है अपोजिट साइन तो कैंसिलेशन हो जाता है, और आप बस इसको सटा के लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा ZnSO4। तो आपको ऐसे, है ना, सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ना कि आपको रिएक्शन को रटना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लड़का हमको मेरी बातों को फॉलो कर रहा है उसको एक भी रिएक्शन हम केमिस्ट्री का नहीं रटने देंगे, ठीक है ना। आइए सर दूसरा सॉल्ट बना के दिखाइए तब तो जाने। आइए सर दूसरा सॉल्ट देखिए, यहाँ पे मेटल क्या है, मैग्नीशियम। यहाँ पे रेडिकल क्या है, कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे तो रेडिकल क्लोराइड है, Cl। तो आपने तो हाइड्रोजन यहाँ से उठा के लिखी दिया, क्लोराइड होता है Cl। अब मैं आपसे पूछूँ कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे 12। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा है सर, है ना, +2 होता है। अब बहुत लड़के को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नीशियम जो होता है ना दोस्तों, वो 12 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2 8 2। तो देखो वैलेंसी कितना आया, 2 आया। चूँकि ये मेटल है नहीं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 2 है, इसलिए इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। क्लोराइड, सर क्लोराइड Cl को कहते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन करो फटाफट, 287। क्या आया क्लोरीन का,
17 होता है ना, तो 2 8 7, देखो ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल, आपने बोला नॉन मेटल। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉनिक कमी है, 1 इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो वैलेंसी क्लोराइड का कितना होगा, -1, है ना। और मैंने बोला भी था कि क्लोराइड क्या है दोस्तों, मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 1 का अगर Mg में गुना होगा तो Mg ही रहेगा, और Cl में ये 2 जाके यहाँ नीचे बॉटम में चिपक जाएगा, तो आपका सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे बेसिक नहीं देखे हैं उनको परेशानी होगा भाई, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत आराम से बताया था इसी दिन के लिए, और आने वाले कार्बन कंपाउंड जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी भर भर के रिएक्शन आएगा। अब यहाँ आयरन है, आयरन का रिएक्शन करवाना है, तो आयरन मेरा मेटल हुआ, जबकि यहाँ रेडिकल क्या है, SO4 दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सर आयरन का हमने, है ना, यहाँ पे देखना है कि सर इसका वैलेंसी क्या होता है। तो आयरन का वैलेंसी +2 होता है, Fe+2 और Fe+3, फेरस के लिए +2, फेरिक के लिए +3 बताया था ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे Fe+2, तो यहाँ पे आयरन का वैलेंसी +2 है, जबकि सल्फेट का कितना है, -2। कट गया सर, बस इसको सटा के लिख दो, तो FeSO4। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम होगा आयरन सल्फेट, ठीक है ना, या फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि सर कोई भी एसिड का रिएक्शन, अगर हम डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन अगर किसी भी मेटल से करवाएं तो हमेशा मेटल का ही सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस हर हालत में रिलीज होगा। तो आज के बाद से कहीं भी आप एसिड देख लीजिए, तुरंत आप पहले हाइड्रोजन गैस लिख दीजिए। बाकी मेटेलिक सॉल्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बेसिक में करवा रखा है। आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि मुझे हल्के में नहीं ले, ठीक है ना। और जो टीचर हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, वो भी थोड़ा सा सीखें, ठीक है ना, बच्चों को रटवाने की कोशिश कम करें। बात समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़िए। अब देखिए, पहला जो रिएक्शन है उसका मैं एग्जांपल लेकर आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के थ्रू, और ये एक्टिविटी से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। हमने एक स्टैंड लिया, ठीक है ना, एक बेस पे हमने एक बीकर को रखा इस तरह से, इसमें ग्रैनुलेटेड जिंक रखा, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है ना। ऊपर देख रहे हैं कि एक थिसल फनल है, इस थिसल फनल में हमने ऊपर से क्या डाला दोस्तों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इससे आएगा थिसल फनल से, तो आप क्या देखेंगे कि सर यहाँ से जो है ना, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, है ना, यहाँ से देखो, है ना, ये गर्म होगा, रिएक्शन होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। फास्ट रिएक्शन होने के कारण हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं, ठीक है ना। तेज़ी से रिएक्शन होगा और बुलबुला होगा। तो कहीं भी अगर रिएक्शन हो रहा हो और बुलबुला निकल रहा है तो उसको कहा जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बुलबुला क्यों उठ रहा है, तो वो गैस है। अब वो कौन सा गैस है, तो आप पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो गैस हमारा हाइड्रोजन गैस है? तो ये गैस चूँकि लाइटर होता है ना, तो ये एयर में जाएगा और फिर इस फनल से, इस, है ना, ट्यूब से होता हुआ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हुए ये वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें यहाँ से गैस उठा, वेपराइज हुआ वेपर के फॉर्म में, और फिर इस ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ जब इसमें आएगा ना, तो चूँकि इसको काफ़ी लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है गैस फिर से कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस करेगा तो फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, है ना, थोड़ा सा पानी, है ना, में ये कन्वर्ट होगा, और कुछ गैस जो होंगे नहीं हो पाते तो यहाँ से गैस निकलना शुरू होगा। और जैसे ही एक मैच स्टिक ला के अगर यहाँ पे बर्न करेंगे ना, तो ये पॉप साउंड के द्वारा, है ना, पॉप साउंड, पटाखे की तरह ये जलना शुरू होगा। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो याद रखिएगा, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है ना, कि कौन सा गैस जो होता है बर्न करता है विद अ पॉप साउंड, या हम लोग हाइड्रोजन का गैस का टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया है, ठीक है ना। कभी भी आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाओ, और जो ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे एकदम शांति से पढ़ते रहो, ठीक है। वीडियोस को लाइक नहीं करते हो बहुत लड़का लोग, ठीक है ना। तो यार देखो, मेहनत लगता है, तो कम से कम आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये नहीं कि सर हम खाली जाने अगला को जानने नहीं दिए, नहीं, शेयर कीजिए, है ना। जितना शेयर कीजिएगा तो वो भी कुछ उस लड़का या लड़की का भला हो जाएगा,
ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो आप लोग अपना समय लीजिए, इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज 2 पे आते हैं। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा सर। हम लोग को पढ़ना है एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, कि जब कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है फ्रेंड्स, तो क्या प्रोडक्ट बनाता है और क्या नहीं बनाता है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कभी भी कोई एसिड अगर किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। अभी मैं समझाऊंगा मेटेलिक ऑक्साइड क्या कहते हैं। मतलब मेटल के साथ एक ऑक्सीजन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड कहते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसिड कौन सा ऑक्साइड बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड, उसका नेचर क्या होता है। तो याद रखिएगा एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बात समझे या नहीं समझे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि एसिड जो होता है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि कैसा नेचर होता है, उसका बेसिक इन नेचर होता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। और क्या बनाएगा दोस्तों, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो आज के बाद से हमेशा याद रखेंगे आप सारे स्टूडेंट कि वेन एवर सर एन एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड ना, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। कहने का मतलब कौन सा सॉल्ट, तो भाई मेटल है तो मेटल का ही सॉल्ट बनाएगा, इसलिए तो इसका नाम है मेटेलिक सॉल्ट। तो आप जैसा कि स्ट्रक्चर बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि सर कभी भी अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सर मेटल का ही सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो कहीं भी अगर आप देखें कि कोई एसिड अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ, है ना, तो आप आंख बंद करके वाटर 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 डालते चलें। तो जैसा कि आप बोर्ड पे 3 रिएक्शन देख रहे होंगे, है ना। हमें नहीं मालूम सर क्या प्रोडक्ट बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, लेकिन हमने देखा कि ये तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब मेटल है कैल्शियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम मेटल है ऑक्सीजन, कैल्शियम मेटल है ऑक्सीजन, सर ये मेटेलिक ऑक्साइड है। और इसका रिएक्शन देखो, एसिड एसिड एसिड, यहाँ तीनों तरह का मैंने एसिड ले लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हमको मालूम है सर कि प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो वाटर तो बनेगा ही बनेगा तीनों रिएक्शन में, है ना। फटाफट आप लिखते चलो, कोई रिएक्शन रटने की किसी बच्चा को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो हमें फॉलो करते आ रहा होगा तो, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि आया किताब लिया धड़ धड़ पढ़ा दिए, अरे कुछ आया नहीं आया, बच्चा रट रहा है रट रहा है रट रहा है रट रहा है, ज़िंदगी भर रटते ही रहोगे क्या, सब चीज़ इंसान रटवा रहा है। बहुत तो टीचर ऐसा था कि मैथों का था रट लो, ठीक है ना। तो भाई ये तो साइंस है, कोई बात नहीं। आइए अब देखिए सर कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। सर यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, यहाँ भी मेटल का सॉल्ट बनेगा और यहाँ भी मेटल का सॉल्ट बनेगा, लेकिन कौन सा सॉल्ट बनेगा, आओ यहाँ पे समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पे मेटल कौन सा है प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे कैल्शियम, तो आप कैल्शियम लिखेंगे। यहाँ पे बताओ तो रेडिकल कौन सा मौजूद है, तो Cl देख के आपको समझ में आ रहा होगा, क्लोराइड है सर, Cl माइनस को क्लोराइड कहते हैं ना। अब यहाँ पे आओ, कैल्शियम का सर एटॉमिक नंबर मैं पूछूँ तो तुम बोलोगे 20, सर कन्फिग्रेशन करो 2882, सर वैलेंसी कितना है +2, तो आपने यहाँ +2 लिखा। सर क्लोराइड 17 287, सर वैलेंसी कितना है -1 की +1, ठीक है, तो -1 लिखेंगे, वैलेंसी नॉन मेटल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, साइन से हमको कोई लेना देना नहीं रहता जब नंबर अलग अलग रहता है। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या चीज़, आप बोलेंगे CaCl2 और आप यहाँ धरल्ले से लिख दो CaCl2, बन गया सर सॉल्ट, है ना, कैल्शियम क्लोराइड बना, है ना। आगे बढ़ो, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि वीडियो का लेंथ फिर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो मैं आपसे पूछूं कि सर मेटल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर मैग्नीशियम। यहाँ पे सर रेडिकल कौन सा है, तो SO4 देख के दिमाग में आता है सर सल्फेट होता है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ बन जाएगा MgSO4, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सेम साइन रहता है, अपोजिट साइन रहता है, सेम वैल्यू रहता है तो कैंसिलेशन हो जाता है, तो सॉल्ट बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे आओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सर यहाँ मेटल कौन सा है, कैल्शियम। यहाँ पे कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रेट है। तो अगर मैं पूछूँ कैल्शियम की वैलेंसी, तो आप बोलेंगे सर +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, साइन का कोई काम नहीं है, तो आप बोलेंगे सर C है, यहाँ हो गया NO3 और ये 2 जाके इसके पूछी में लग जाएगा, यहाँ बॉटम में हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। समझ रहे हैं दोस्तों कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है, आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपने देखा
कि सर आज हमने 2 प्रॉपर्टीज़ लिया केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगले दिन फिर इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर वीडियोस लाइक ज़रूर करना आप लोग, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, बहुत मेहनत लगता है।